आप बता सकते हैं आपको पढ़ने में क्या-क्या परेशानियाँ आई थी लॉ के सफ़र और में? ये सब लोगों के साथ होती है जितने भी पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी होते हैं कि जब आप अब तो फिर भी टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर्स है, मोबाइल है, तो आप यूज़ कर सकते हैं स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर और पढ़ सकते हैं ऑनलाइन बुक। सर आज आप सुप्रीम कोर्ट के एक जाने-माने एडवोकेट बन चुके हो। हर आपका चेहरा हर एक एडवोकेट जानता है। आपके पिताजी ने आपको लॉयर बनने के लिए मना किया था। आपने उनको कैसे मनाया और आज वो आपको वहाँ पे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू करते हो, उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है? बहुत पहले जब मैं लॉ करना चाहता था तो कभी वो राज़ी नहीं हुए कि मैं लॉ करूँ। और जब लास्ट डे था, जब एंट्रेंस के बाद एडमिशन के लिए टाइम पीरियड होता है, तो लास्ट डे था एडमिशन लेने का। हुँ, हुँ, तब उन्होंने बस यही बोला कि ठीक है, लॉ कर लो हुँ। और इसलिए करो कि कल ये रिग्रेट ना हो कि मैंने ये काम नहीं किया था। कुछ लोग होते हैं कि उनको लगता है प्रेशर आ जाते हैं कि उनको लगता है कि अच्छा हम लॉ करते हैं, एन्जॉयमेंट है, पैसा बहुत है। आप उनको क्या एडवाइस करना चाहोगे? लॉयर इज़ अ सोशल इंजीनियर, और लॉयर आजकल सोशल इंजीनियर ही नहीं है, वो हर फील्ड जिसमें इंजीनियरिंग की ज़रूरत हो और लॉ का सही एप्लीकेशन करना हो, तो लॉयर से बड़ा कोई इंजीनियर नहीं है। फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट होते हैं, उनको लिटिगेशन करना बहुत टिपिकल होता है। आप भी फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हो, तब आप लिटिगेशन में आए थे, तो क्लाइंट का आप पे ट्रस्ट कैसे बना था? उनको कुछ ऐसी हिचकिचाहट होती थी कि नहीं भई आप केस नहीं कर पाओगे? मैं इस बात से इत्तेफ़ाक नहीं रखता हूँ कि कोई फर्स्ट जनरेशन होता है, कोई सेकंड जनरेशन, कोई थर्ड जनरेशन। हर आदमी की एक लाइफ़ होती है और वो अपनी लाइफ़ में ही काम करता है। मान लीजिए आप सेकंड जनरेशन हैं या थर्ड जनरेशन हैं, हाँ जी। तो भी आपको कोई फुटिंग तो दे सकता है, हाँ जी। लेकिन आपकी प्रैक्टिस को फ्लरिश नहीं करा सकता। फिर आपको लगता है लोग आपका साथ देंगे? अभी तक जो मैं लोगों के पास गया, क्योंकि देखो सब लोगों का अलग-अलग। हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। आज हम एक ऐसे एडवोकेट से बातचीत करेंगे जिसने लॉ का यूज सिर्फ और सिर्फ सोशल वर्क के लिए किया है। उनका सफ़र डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक रहा और आज वो बीसीडी के कैंडिडेट के लिए खड़े हुए हैं। उनका सफ़र हम सब के लिए एक प्रेरणा रहा है। उन्होंने ना सिर्फ केस लड़े हैं बल्कि उन्होंने केस जीते भी हैं और 100 से ज़्यादा जूनियर्स को लॉ की बारीकियाँ सिखाई हैं और उनका करियर संभाला है। उनका सफ़र हम सब के लिए एक मिसाल रहा है। आइए स्वागत करते हैं एडवोकेट पंकज सिन्हा जी का। हाय नीति, सबसे पहले मैं आपके जितने व्यूअर्स हैं उनको नमस्कार करना चाहूँगा, और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया कि मैं आपके व्यूअर्स और आपके दर्शकों से अपनी जो आज तक के एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर कर सकूं। हाँ जी सर। सर हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपने एक चीज़ बताई थी कि आपने एबीसीडी मिट्टी से लिखना शुरू किया था। तब आप ये एबीसीडी मिट्टी से लिख रहे थे। आपने क्या सोचा था कि आप राजधानी के उच्च न्यायालय में खड़े होकर बहस करोगे? नहीं, ये जो एबीसीडी लिखने की जहाँ तक बात है, वो मिट्टी से मैंने नहीं लिखना शुरू किया यस। था। हाँ जी। वो मेरे दादाजी ने मेरे एक कज़न को बोला था कि वो मिट्टी से एबीसीडी बना के और हाँ उसके जी। बाद मुझे उसकी पहचान करवाए। हाँ जी, हाँ तो जी। मैंने उस तरीके से एबीसीडी को पहचानना सीखा था कि वो हाँ चाहते थे जी। कि मैं एबीसीडी पढ़ सकूँ, तो मिट्टी से मेरा कज़न हुँ। एबीसीडी बनाता था, और उस ज़माने में मेरे दादाजी ने उसको बोला था करने के लिए, और बोलते थे कि तुम अगर रोज़ इसके लिए करोगे तो मैं रोज़ तुम्हें ₹5 दूँगा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। सर आप बता सकते हैं आपको पढ़ने में क्या-क्या परेशानियाँ आई थी लॉ के सफ़र तक, लॉ डिग्री तक? देखो, लॉ में मुझे एज़ सच कोई परेशानी लॉ में नहीं हुई आज तक, लेकिन परेशानी जो होती है वो इस तरह की होती है, और ये सब लोगों के साथ होती है जितने भी पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी होते हैं, हाँ कि जी। जब आप अब तो फिर भी टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर्स है, हाँ मोबाइल है, तो आप यूज़ कर सकते हैं स्क्रीन हाँ रीडर जी। सॉफ्टवेयर और पढ़ सकते हैं ऑनलाइन बुक्स। हाँ जी, हाँ जी। पहले बुक्स नहीं होती थी, तो एक तो ब्रेल में इतनी बुक्स अवेलेबल नहीं होती थी, तो ब्रेल में एग्ज़ैक्टली। पढ़ना मुश्किल था। तो कोई या तो आपको पढ़ के सुनाए, हुँ, दूसरी चीज़ कि आपको जब या तो कोई आपको पढ़े और आप उसको रिकॉर्ड कर लो और बाद में उसको यूज़ कर सको, हुँ, हुँ, हुँ। या जब एग्ज़ाम देना हो खासकर 10th और 12th में, हुँ, हुँ। तो एग्ज़ाम लिखने के लिए किसी और को होना होता था जो एग्ज़ाम लिखेगा, और वो मैं उसको डिक्टेशन दूँगा। तो इस तरीके की लोगों को प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन ऐसा मेरे लिए ये प्रॉब्लम इसलिए नहीं रही क्योंकि मेरे फ्रेंड्स और मेरे जो फैमिली मेंबर्स थे उनसे मुझे सपोर्ट मिलता रहा। तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, ये प्रॉब्लम रहती है। सर आज आप सुप्रीम कोर्ट के एक जाने-माने एडवोकेट बन चुके हो। हर आपका चेहरा हर एक एडवोकेट जानता है।
आपके पिताजी ने आपको लॉयर बनने के लिए मना किया था। आपने उनको कैसे मनाया और आज वो आपको वहाँ पे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू करते हो, उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है? नहीं, अब तो मेरे पिताजी नहीं रहे, अब तो ओह! वो एक्सपायर सॉरी, हो गए। सॉरी सर। लेकिन आज से बहुत पहले जब मैं लॉ करना चाहता था तो कभी वो राज़ी नहीं हुए कि मैं लॉ करूं। ओह! और जब लास्ट डे था, जब एंट्रेंस के बाद एडमिशन के लिए टाइम पीरियड होता है, तो लास्ट डे था एडमिशन लेने का। हुँ, हुँ, तब उन्होंने बस यही बोला कि ठीक है, लॉ कर लो, हुँ। और इसलिए करो कि कल ये रिग्रेट ना हो कि मैंने ये काम नहीं किया था। वो ओह! बाद में भी ये चाहते थे कि मैं जुडिशरी में जाऊं या लॉ का प्रोफेसर बनूं। उन्होंने कभी नहीं चाहा कि मैं लॉ करूं। लेकिन फिर भी फॉर्चुनेटली मुझे ये अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिली कि मैं बहुत कम समय में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मैटर आर्ग्यू करने लगा। उनका क्या ड्रीम था कि आप क्या बनो बड़े होकर? मेरे पापा, मेरी मम्मी, सबका एक ही ड्रीम था कि मैं प्रोफेसर बनूं। और या बचपन से वो यही बात करते थे कि मैं इसको प्रोफेसर बनाऊं। फिर आपने लॉ प्रोफेसर के लिए क्यों नहीं चूज़ किया? मैंने मैं एक्चुअली लॉयर ही बनना चाहता था। जब 7th या 8th में था, तो उस टाइम पे नेशनल लॉ स्कूल खुला था बैंगलोर में। यस, यस। और वो फर्स्ट टाइम उसका जो नाम सुना मैंने, तो तभी मुझे लगा कि मैं लॉ करूंगा और वहीं से करूंगा। तो इसलिए ये चलता रहा कि मैं लॉ करूंगा। तो मैंने कभी लॉ को मैं प्रोफेसर के रूप में नहीं चुन पाया। और दूसरा रीज़न था जो मुझे बहुत बाद में क्लियर हुआ, हाँ जी। कि मुझे लगता था कि शायद मैं कोई गवर्नमेंट जॉब करूंगा या प्रोफेसर भी अगर बनूंगा, हुँ, हुँ, तो हुँ। लॉ से मैं लोगों के लिए प्रो बोनो वकालत करके और उनको हेल्प दिला सकूंगा। लेकिन बाद में पता चला कि अगर आपको लॉयर बनना है, हाँ जी। तो आप कहीं जॉब करते हुए किसी और के लिए आप वकालत नहीं कर सकते। तो इसलिए फिर मैंने वकालत को ही चूज़ किया। लेकिन सर हमने देखा आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके हो गेस्ट। नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो मैं प्रोफेसर था वो गेस्ट फैकल्टी था, ओके। लॉ सेंटर 2 में, और वो 1 डेढ़ साल के लिए, शायद 1 साल के लिए था। 1 ईयर, हाँ जी। तो उसमें कोई ऐसा नहीं था कि मेरे पास कोई डिग्री है, ना तो मेरे पास नेट है, ना मेरे पास LLM है। ओके। मुझे केवल एज गेस्ट फैकल्टी पढ़ाने के लिए बुलाया गया था, और मैंने वहाँ कॉन्ट्रैक्ट लॉ और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट पढ़ाया था। सर आपने तब स्टूडेंट्स को पढ़ाया, आपको क्या लगा कि इनको हमको क्या एडवाइस करनी चाहिए? कुछ लोग होते हैं कि उनको लगता है कि अच्छा हम लॉ करते हैं, एन्जॉयमेंट है, पैसा बहुत है। आप उनको क्या एडवाइस करना चाहोगे? देखो, मैंने जब स्टूडेंट्स को पढ़ाया, तो ये तो मुझे भी लगा कि शायद मैं इस प्रोफेशन के लिए ही बना हूँ, तो ये भी मैं अच्छा कर सकता हूँ प्रोफेसर की हाँ जॉब। जी, हाँ जी। लेकिन मेरे पास पहली बात तो डिग्री नहीं है, तो मैंने सोचा भी नहीं उस बारे में। दूसरी चीज़ कि जिन लोगों को मैंने पढ़ाया, उनका जो फीडबैक रहा वो ये रहा हाँ जी। कि आपने जो सब्जेक्ट पढ़ाया उसमें हमें सबसे कम तैयारी करनी पड़ी एग्ज़ाम के दिनों में। हुँ, हुँ, और ये एक बहुत बड़ा एक एनकरेजमेंट है। हुँ, तीसरी चीज़ ये रही कि मेरी अटेंडेंस बहुत अच्छी होती थी। लोग बहुत ज़्यादा नंबर में क्लासेस अटेंड करते थे, हुँ, हुँ। और लोगों के अच्छे मार्क्स भी आए। हाँ जी। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, देखिए, टीचिंग से नोबल प्रोफेशन तो खैर कोई नहीं है। तो जो करना चाहे उसको ऑब्वियसली टीचिंग में जाना चाहिए। हुँ, लॉ प्रोफेसर भी अगर बने तो बनना चाहिए। लेकिन लॉयर का भी रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। लॉयर इज़ अ सोशल इंजीनियर। और लॉयर आजकल सोशल इंजीनियर ही नहीं है, वो हर फील्ड जिसमें इंजीनियरिंग की ज़रूरत हो यस। और लॉ का सही एप्लीकेशन करना हो, तो लॉयर से बड़ा कोई इंजीनियर नहीं है। सर ये वाली बात मैं आपसे एग्री करती हूँ। इसी पे के साथ एक क्वेश्चन आता है कि जो फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट होते हैं, उनको लिटिगेशन करना बहुत टिपिकल होता है। आप भी फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हो, तब आप लिटिगेशन में आए थे, तो क्लाइंट का आप पे ट्रस्ट कैसे बना था? उनको कुछ ऐसी हिचकिचाहट होती थी कि नहीं भई आप केस नहीं कर पाओगे, इस तरीके से होता था कुछ? देखो, पहले मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि कोई फर्स्ट जनरेशन होता है, कोई सेकंड जनरेशन, कोई थर्ड जनरेशन। हर आदमी की एक लाइफ होती है, और वो अपनी लाइफ में ही काम करता है। मान लीजिए आप सेकंड जनरेशन है या थर्ड जनरेशन है, हाँ जी। तो भी आपको कोई फुटिंग तो दे सकता है, हाँ जी। लेकिन आपकी प्रैक्टिस को फ्लरिश नहीं करा सकता। आपको एक अच्छा लॉयर आर्ग्यूमेंट वाइज और इन चीज़ों में नहीं बना सकता। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। हुँ, फुटिंग ज़रूर देगा, कैसे देगा? इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकता है हुँ, हुँ। आपको। एक हो सकता है कि क्योंकि आपके पेरेंट्स या और भी ग्रैंड पेरेंट्स लॉयर्स हैं, तो आपका थोड़ा-सा एक्सेस होता है लॉयर्स के साथ, जुडिशरी के साथ बैठने का, मिलने का, हुँ, जजेस के साथ मिलने बैठने का, सबका ये होता है। तीसरी चीज़ है कि आप
आराम से उनके ही क्लाइंट्स पे के साथ अपना काम कर सकते हो। लेकिन अल्टीमेटली जो चीज़ काम आती है, वो आती है आपकी अपनी मेहनत, आपके अपने स्किल्स, आपकी अपनी एक्सपर्टीज़। तो मैं जब एज़ अ लॉयर आया था इस फील्ड में, हाँ जी। तो लोगों का ये जो लोगों की सोच होती है, जो स्टीरियोटाइप की मैं कैसे लॉ करूँगा, कैसे लोगों को डिफेंड करूँगा, वो इसलिए नहीं रही क्योंकि जब मैं कोर्ट में जाता था तो बहुत सारे क्लाइंट्स तो मुझे कोर्ट से ही मिलते थे, जो कोर्ट में देख रहे होते थे और आते थे कि मैं आपसे अपना केस करवाना चाहता हूँ। ओह! और बहुत सारे ऐसा हुआ कि लोगों ने जब रेफ़र किया तो उन्हीं क्लाइंट्स ने, जिनको लोगों ने रेफ़र किया था, हाँ जी। बाद में मुझे क्लाइंट्स रेफ़र किए। तो इसलिए क्लाइंट्स की उस तरीके की प्रॉब्लम नहीं रही। इनफैक्ट मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, जिसमें एक लेडी आई थी और वो उनके उनका हस्बैंड को बेगिंग एक्ट में, हुँ। जो बेगर्स एक्ट उस समय हाँ होता जी, हाँ था, जी। उसमें उनको अरेस्ट कर लिया गया था और वो जेल में थे। हाँ जी। तो वो लेडी जो थी वो इलाहाबाद से आती थी और रात में रेलवे स्टेशन पे सोती थी दिल्ली में। ओह! और उनकी क्यों बिकॉज़ ऑफ ओल्ड एज उनकी विज़न में भी प्रॉब्लम आ गई थी। हुँ। तो उनका जब मैंने केस किया था, तो उस केस के बाद उन्होंने जो मुझे आशीर्वाद दिया था, उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और ये बात थी 2007 या 8 की। और उसके बाद से मैं हमेशा आगे बढ़ता रहा और शायद यही रीज़न था कि अपनी प्रैक्टिस के 7 साल में ही मुझे हाई कोर्ट में चेंबर मिल गया था। सर मुझे जेल से एक बात याद आ रही है। आप तिहाड़ जेल गए थे फर्स्ट टाइम। आप उसका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हमसे? तिहाड़ तो मैं बहुत बार गया, फर्स्ट टाइम लेकिन का। फर्स्ट टाइम का ऐसा मुझे याद नहीं है कि क्या रहा था। कोई स्पेशल मोमेंट कि उस टाइम क्या लेकिन था? मुझे एक याद है कि मैं एक केस में गया था जिसमें एक एक्सट्रेडिशन का मैटर आया था। हाँ जी। और उस मैटर में जब मैं गया, मैं क्लाइंट से मिला, तो उन्होंने बोला कि तुम्हें एक्सट्रेडिशन लॉ के बारे में क्या आता है? हाँ जी। मैंने बोला मुझे एक्सट्रेडिशन लॉ के बारे में नहीं आता है, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि मैं आपको बेस्ट डिफेंस दे सकता हूँ, जो शायद आपको कहीं और मिले या नहीं। तो वो बोला कि मैंने तो बहुत लॉयर्स करके देखा है। हुँ। मैंने कहा एक बार मुझ पे भी ट्रस्ट करो। और फिर मैंने उनका पहला बेल मैटर जब आर्ग्यू किया तो वो डिसमिस हो गया मेरे से। ओके। उसके बाद जब मैं बाहर निकल रहा था, तो उन्हीं क्लाइंट को मैंने बोलते हुए सुना दूर से, आई विश आई वुड हैव गॉट दिस रिप्रेजेंटेशन अर्लियर। तो वो मेरे लिए एनकरेजमेंट था कि डिसमिस होने के बाद भी वो बोल रहा है कि मुझे इसी आदमी से अपना काम करवाना चाहिए था पहले। तो उसके बाद मैंने उनका काम किया और 1 साल के अंदर डिस्चार्ज करा दिया था एक्स्ट्राडिशन केस में। उसके बाद बाकी टेक्निकल रीज़न्स होते हैं लॉ में, तो केस अभी भी चल रहा है, लेकिन उस ओके। समय डिस्चार्ज करा दिया था 1 साल के अंदर। ओह ग्रेट! फिर यहीं से आपकी बेस्ट शुरुआत होती है, राइट? मेरे सफ़र की शुरुआत तो 2006 से ही हो गई थी लॉ में, जब मैं एनरोल्ड होके आया था। और इनफैक्ट उससे पहले से ही हो गई थी, जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था, तो मुझे इंटरनेशनल जूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने का मौका मिला था। एक एडवोकेट हैं श्री एस.सी. बिड़ला, सुभाष चंद्र बिड़ला, यस सर। जो सुप्रीम कोर्ट में हैं। तो वहाँ से ही मुझे 2 बार मौका मिला कि मैं इंडिया को इंटरनेशनली रिप्रेज़ेंट कर सकूँ। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में मैंने यूएन में जाके रिप्रेज़ेंट किया था, ओके। जो जनरल असेंबली की प्रिपरेटरी मीटिंग होती है एनजीओज़ की, जिसमें अराउंड 2000 एनजीओज़ पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैं वो इंटरनेशनल जूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे जो 5 मेंबर्स थे, उनमें से एक था जिसने रिप्रेज़ेंट किया। फिर मैंने ओके। कनाडा में जाके इंटरनेशनल जूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेज़ेंट किया था, एकेडमिक काउंसिल यूनाइटेड नेशन सिस्टम में। तो इस तरीके से 2006 से पहले ही मेरी जो लॉ की जर्नी शुरू हो गई थी। फिर मैंने बाद में एक सीनियर एडवोकेट हैं एस के रुंगटा, जो ही इज़ ऑल्सो लॉयर विद विजुअल डिसेबिलिटी, उनके साथ मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की। फिर बाद में मैंने इंडिपेंडेंटली जुवेनाइल और बेगर केसेस करने शुरू किए। फिर मैं ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क के साथ आया, जहाँ से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट्स और भी बाहर के जो कोर्ट्स होते थे, उनमें काम करने का मौका मिला। और केवल मौका ही नहीं मिला, उसके साथ मुझे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ की जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स होती है, उनको समझने का मौका मिला, क्योंकि हम उनको ट्रेनिंग्स भी देते थे यस। और एडवोकेसी पे भी काम करते थे। हाँ जी। तो जो एक्चुअल ह्यूमन राइट का पर्सपेक्टिव डेवलप हुआ, वो मेरा वहीं से हुआ। सर मेरे ना 3 क्वेश्चन्स आए हैं इधर से निकल कर। फर्स्टली ये तो आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गए थे। आपने डिसेबिलिटी राइट्स और पॉलिटिकल के लिए पर डिस्कशन किया था। आप मुझे बता सकते हैं इंडिया में डिसेबिलिटी लॉ आरपीडब्ल्यूडी एक्ट तो है पर ग्राउंड लेवल पर जस्टिस मिल रहा है क्या उनको?
देखो डिसेबिलिटी राइट्स पे जो डिस्कशन की आप बोल रहे हैं तो बहुत देर की बात है, तो 2014 के आसपास से जब मैं आयरलैंड गया था मुझे कनेक्ट हुआ और उनसे। वहाँ पे मैंने उसको डिस्कस किया था। लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है कि इंडिया में लोगों को रिलीफ मिल रहा है कि नहीं, तो जो हमारा एक्ट है आरपीडब्ल्यूडी, हम्म। उसको एक्चुअली इसलिए बनाया गया था क्योंकि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ डिसेबिलिटी इंडिया ने साइन किया था और रेटिफाई किया था, जो एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है। हम्म। इंडिया ने जब साइन किया तो ये नेसेसरी हो गया कि इंडिया को अपने एक्ट को उस डॉक्यूमेंट के साथ, इंटरनेशनल यूएन डॉक्यूमेंट के साथ हार्मोनाइज करना था। तो इसीलिए जो पहला एक्ट था 95 का डिसेबिलिटी एक्ट, उसको हटाया गया और उसमें इंक्लूड करना था पॉलिटिकल, सिविल, कल्चरल, इकोनॉमिक और जो सोशल राइट्स होते हैं वो सारे कुछ। तो इसलिए एक्ट आया, लेकिन पूरी तरह से अगर आप बोलोगे तो नहीं आ पाया, क्योंकि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आप नहीं देखेंगे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का कहीं भी, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, पंचायत हो, बार काउंसिल के मेंबर्स हो, कहीं भी। इनफैक्ट जब मैंने भी जो अभी पिटीशन फाइल की थी रिजर्वेशन के लिए, यस सर। तो मैंने यही कहा था कि क्योंकि यूएनसीआरपीडी इंडिया ने रेटिफाई किया है और साइन किया है, तो अगर एक्ट में प्रोविजन नहीं भी है तो जैसे विशाखा के केस को अप्लाई किया गया था उसी तरीके से यूएनसीआरपीडी को अप्लाई करके रिजर्वेशन दिया जाए, क्योंकि अब विमेन को भी दिया गया है और जहां भी रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन होगा वहां पे पर्सन विद डिसेबिलिटीज को भी रिजर्वेशन देना चाहिए, क्योंकि वो क्लास है वो तो और भी मतलब मार्जिनलाइज क्लास है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिजर्वेशन नहीं मिला, क्योंकि जब वो हो गया कि फ्यूचर में दिया जाएगा एक्ट को अमेंड करके। सर मुझे इधर से बीसीडी कैंडिडेट में फर्स्ट टाइम ऐसे हो रहा है कि कोई ब्लाइंड एडवोकेट, डिसेबिलिटी एडवोकेट आ रहा है। आप और नॉर्मल एडवोकेट की फी 1,25,000 होती है, राइट? Right. लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि 15,000 नॉमिनेशन फीस सबमिट हुई है। आप मुझे इसे नहीं, उसी explain केस कर- का जो मैं बोल रहा हूँ, हाँ रिजर्वेशन जी, वाला जो केस फाइल हुआ था, उससे ही याद आया तो था। उसी में कोर्ट से ये भी डिमांड की गई थी कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए इस कोर्ट फी को 1,25,000 से कम किया जाए। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने 1,25,000 से 15,000 किया और पर्सन विद डिसेबिलिटीज को पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। ये आप सही कह रहे हैं कि बार काउंसिल दिल्ली में पहली बार शायद कोई ब्लाइंड कैंडिडेट या Yes. लॉयर कंटेस्ट कर रहा है, हाँ जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्लाइंड लॉयर्स बहुत ऊपर तक नहीं गए हैं। अगर आप साधन गुप्ता का नाम जानते हैं, एडवोकेट हाँ जनरल थे जी। जो बंगाल के, हाँ जी। हाँ उनको जी। राज्यसभा तक जाने का भी मौका मिला था। हाँ जी। हाँ जी। तो ये बार काउंसिल दिल्ली में है कि पहली बार कोई ब्लाइंड कैंडिडेट आ रहा है और मैं ही वो कैंडिडेट हूँ जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। फिर आपको लगता है लोग आपका साथ देंगे? अभी तक जो मैं लोगों के पास गया, क्योंकि देखो सब लोगों का अलग अलग मोडस ऑपरेंडाई है कैंपेनिंग का, तो मेरा जो कैंपेनिंग का तरीका है, मैंने सिर्फ ये सोचा है कि मैं हर लॉयर को इंडिविजुअली कनेक्ट करूंगा, चाहे मैं उनको पर्सनली मिलके करूं, टेलीफोनिकली करूं, सोशल मीडिया के थ्रू करूं, लेकिन मैं हर लॉयर को पर्सनली मिलूंगा। तो इसमें पहले राउंड में, इनफैक्ट अभी मेरा सेकेंड राउंड की कैंपेनिंग चल रही है, और पहले राउंड में और दूसरे राउंड में जो मैंने कैंपेनिंग की, मुझे लोगों का बहुत पॉजिटिव सपोर्ट मिला है और उम्मीद भी करता हूं कि वो सपोर्ट एक वोट के रूप में भी मिलेगा और बहुत लोग मुझे वोट करेंगे, क्योंकि बहुतों ने तो यहाँ तक कहा कि आपके जज्बे को सलाम है और हम आपके साथ रहेंगे, क्योंकि मैं ही वो शायद कैंडिडेट हूँ जो एक विजन लेके आया है, विजन डॉक्यूमेंट लेके आया है। और 221 में से मैं कह सकता हूँ पूरे दावे के साथ कि उन 220 में से कोई भी विजन डॉक्यूमेंट लेके नहीं आया है। आप बोलेंगे कि लोगों के भी बहुत सारे वो हैं कि लोगों ने भी बहुत कुछ कहा है कि वो ये करेंगे, तो देखिए एक विजन डॉक्यूमेंट का सबसे पहला जो पैरामीटर होता है कि क्या हाँ होगा जी। विजन डॉक्यूमेंट, हाँ जी। हाँ जी। तो उसका पैरामीटर ये होता है कि आप क्या क्या काम करेंगे, उस काम को कैसे करेंगे, उस काम को कब करेंगे, उस काम को क्यों करेंगे, किसके लिए करेंगे और कहाँ करेंगे। जब तक ये चीजें कोई ना बताए तो विजन डॉक्यूमेंट नहीं है, केवल एक कार्ड में लिख देने से नहीं होता। और मेरा जो मैनिफेस्टो है उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें वो सारी चीजें हैं और मैंने उसको 5 हेड्स में बना के लिखा है। जैसे यंग एडवोकेट्स के लिए मैंने पहला जो बनाया है उसमें लिखा है कि शेपिंग टुमारोज एडवोकेट्स टुडे, जिसमें यंग एडवोकेट के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं, जिसमें ग्रोसरी कार्ड है,
सब्सिडाइज राशन है 5,000 रुपये तक का, प्रोफेशनल अटायर है सब्सिडाइज रेट पर, तो उसको आपके मैनिफेस्टो में अगर दिखा पाएंगे तो लोग उसको पढ़ पाएंगे। दूसरा जो मेरा पॉइंट है उसमें है हर वॉइस, हर राइट, हर बार, यानी वो सारा विमेन के लिए है, जिसमें सबसे पहले कि केवल ये बोलने से या कोई विमेन बिल आने से नहीं होगा, हमें इसको करना चाहिए। तो हमने क्या है कि 33% रिजर्वेशन होना चाहिए विमेन का चेंबर अलॉटमेंट में। उसके बाद क्रैचेज होने चाहिए, जी। सैनिटरी पैड्स की जो मशीन्स हैं वो हर जगह होनी चाहिए, जो टॉयलेट्स हैं विमेन के उसका हर क्वार्टरली एटलीस्ट उसका ऑडिट होना चाहिए कि कितना सैनिटेशन वहाँ होता है, सफाई वगैरह होती है कि नहीं, जो भी हाइजीन, और भी इस तरीके की बहुत सी चीज़ें, क्रैचेज है बच्चों को जो विमेन एडवोकेट से रख सके। तो एक तो ये है हाँ जी। और इसको बाकी चीज़ें पॉइंट्स लोग पढ़ लेंगे क्योंकि इतना समय कम है तो मैं थोड़ा थोड़ा बता पाऊंगा। हाँ जी। हाँ जी। तीसरा है कि फ्रॉम क्लिक टू प्रोग्रेस बाय डिजिटलाइजिंग द बार, तो उसमें हम बार को डिजिटलाइज करने की बात कर रहे हैं कि एक क्लिक करो और पूरा प्रोग्रेस देखो। सर ये आप इसलिए कर रहे हैं कि बहुत एडवोकेट के पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम रहती है, तो कुछ एडवोकेट के पास ऑफिस नहीं होता है, कोई आ नहीं पाता, कोई उनके पास पैसे नहीं होते, इसलिए आप ये वीसी का प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हो। इसके पीछे रीजन क्या है, या फिर ये है कि आपने खुद टेक्नोलॉजी यूज कर कर आप यहाँ तक आए हो? नहीं, टेक्नोलॉजी यूज करने का सबसे बड़ा कारण यह है हाँ जी। कि आज के टाइम पे जब सब कुछ बहुत ग्लोबलाइज हो गया है, कमर्शियलाइज हो गया है, हम्म। उस टाइम पे एक यंग एडवोकेट जो बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है, खासकर शुरू के 5 साल बहुत स्ट्रगलिंग होता है हाँ उसके लिए। जी। हाँ जी। उस टाइम पे अगर हम टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बना दें अपने पूरे बार की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बार का जो सिस्टम है, तो उससे लॉयर्स को चीज़ें इजीली अवेलेबल हो पाएंगी और उनको किसी के पीछे इतना भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं किसी को के पीछे भागूं तब मेरा काम होगा। वो आराम से खुद यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने बोला है कि सर्टिफाइड कॉपीज़ हैं वो 72 आवर्स में मिलना चाहिए। यस। उसके लिए ऑब्वियसली हमें कोर्ट से कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा कि कैसे ये हो पाएगा, लेकिन कम से कम जिसने अप्लाई किया है सर्टिफाइड का वो खुद प्रोग्रेस कर पाएगा कि मेरा जो सर्टिफाइड कॉपी है वो अभी कहाँ पहुंची है और उसमें अभी क्या होना है, तो 72 आवर्स में उसको इशू हो जाएगा। इस तरीके का है। जैसे मान लीजिए कि आपको बार काउंसिल में कार्ड के लिए अप्लाई करना होता हाँ है, जी। हाँ जी। एनरोलमेंट के लिए अप्लाई करना होता यस। है, बार का सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होता है, यस। एआईबी के लिए, बहुत चीज़ों के लिए। यस। तो जब आपको अप्लाई करना हो ऑनलाइन अप्लाई करें, ऑनलाइन उसका स्टेटस देखें और जिस दिन वो आपका रेडी हो जाए उसका आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाए वो चीज़, उसके लिए आपको आपका पासकोड और ये सब दे दिया जाएगा। आप उसको खोलो और आप उसको देख लो और उसका डिजिटल जो है उसको सेव भी कर सकते हो, आप उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो, डिजिटल आजकल सिग्नेचर्स होते हैं। ये मेरा तीसरा है। ओके। और जो फोर्थ है वो है ओल्ड, कि उसमें है कि जो सीनियर सिटीजन्स के लिए है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए हम काम करेंगे जिससे सब लोगों को बेनिफिट मिले। उसमें आपका लोन्स वगैरह की फैसिलिटीज़ है, पेंशन की फैसिलिटीज़ है। आप बीसीडी में जीतने के बाद फर्स्ट रिफॉर्म क्या करोगे? मैंने आपको बोला ना कि फर्स्ट रिफॉर्म तो हमें यही देखना है कि यंग लोग कैसे काम कर सकते हैं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम फैसिलिटीज़ दें कि वो एक अच्छी प्रैक्टिस अपनी इस्टेब्लिश कर सकें। जैसे कि हमारा एक प्लान है कि हम ऐसे कंसल्टेशन सेंटर्स बनाएं जिसमें कि एक तरह से लॉयर्स को फीस भी मिल सके अपनी, कि हम एक लॉयर के लिए क्लाइंट अपॉइंटमेंट लेगा और लॉयर को एक घंटा या जैसा भी डिसाइड होगा उस हिसाब से उसको स्लॉट दिया जाएगा जिसमें वो क्लाइंट से मिलेगा। और जब वो अपॉइंटमेंट लेगा तो वो क्लाइंट एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करेगा अपॉइंटमेंट लेते समय, और उसका जो एक 50% जो है उस अमाउंट का वो उस लॉयर के अकाउंट में जाएगा। 25% में लॉजिस्टिक्स, हॉस्पिटैलिटी, चाय पानी, बुक्स वगैरह, स्टाफ, इन सब के लिए, और 12.5% बार काउंसिल और बार एसोसिएशन को जाएगा। तो ऐसा एक सिस्टम सोचा है जिससे कि बार काउंसिल को भी बेनिफिट हो, बार एसोसिएशन को भी बेनिफिट हो, लॉयर को भी बेनिफिट हो और एक अच्छा सिस्टम चल सके। और इसीलिए आप देखोगे कि मैंने अपना हर जगह जो
मैनिफेस्टो भी बनाया है, जो विजन डॉक्यूमेंट या जो भी मेरा यस। कुछ है उनमें मैंने लिखा है, और मेरे उसमें भी आता है जो हमने बैचेस वगैरह लगवाए हैं कि आई एम कमिटेड टू बार एंड अकाउंटेबल टू यू। तो मैं लॉयर के लिए अकाउंटेबल हूँ, इसलिए उनके लिए ये स्कीम है, लेकिन साथ ही साथ मैं बार के लिए भी कमिटेड हूँ। तो कैसे बार को भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो सके जिससे वो और वेलफेयर मेजर्स चला सके, उसका भी प्रावधान रखा है। अब आपका सवाल था कि सीनियर एडवोकेट्स जो हैं वो इसमें आपके लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं करेंगे। देखिए, मेरे हिसाब से तो सीनियर एडवोकेट्स इनकरेज ही करेंगे। मुझे नहीं लगा आज तक कभी कि बार में किसी सीनियर एडवोकेट ने कभी जूनियर्स के लिए कुछ अच्छा काम हो रहा हो तो कभी कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट किया हो। लेकिन अगर कभी प्रॉब्लम आती भी है कि काम मैंने करना चाहा और नहीं हो पाया, तो उसमें मैं यही कहूँगा कि मेरा काम है सिर्फ काम करते जाना। इतना मुझे अभी से नहीं सोचना चाहिए कि कौन क्या प्रॉब्लम करेगा, कौन नहीं करेगा। और नहीं तो लास्ट में तो मुझे एक ही गाना याद आता है जिसमें एक हमने पढ़ा था कि अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय, देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए, रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। ये हमने बहुत बचपन में कभी गाया सर, था ये इससे गाना। पता चलता है आपको गानों का शौक है। नहीं, मुझे जो देशभक्ति गाने हैं उनका शौक है। आपने 100 से भी ज़्यादा जूनियर्स को ट्रेन किया है। क्या बीसीडी में आने के बाद आप सारे लॉ स्टूडेंट जूनियर्स के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू करोगे? मैं वही बोल रहा हूँ कि मेरे यहाँ से बहुत से बच्चों ने इंटर्नशिप्स की है। हाँ आज जी। तो बहुत सारे लॉयर्स हैं, कई तो मेरे साथ भी हैं उनमें से। हाँ जी। तो ये तो एक मतलब मुझे समझ लो मौका मिला कि लोग आए, इतने इंटर्नशिप्स के लिए आए, इतने ट्रेनिंग्स के लिए। और आज इससे क्या होता है कि कहीं भी जाता हूँ तो लोग भी पहचानते हैं कि हाँ, उन्होंने चेंबर में एक साथ काम किया है। इनफैक्ट मैंने 9 लोगों को पढ़ाया था, उसमें से 2-3 लोग जजेस भी बने हैं बिहार में, ओह! और तब मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता था। तो ये भी एक अच्छा सौभाग्य है। तो ये तो मैं जब ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क में था तब मुझे एक चीज़ समझ आ गई थी कि बुक्स के अलावा ट्रेनिंग्स देना बहुत ज़रूरी है, और वो ट्रेनिंग्स आपके आर्ग्यूमेंट्स को बहुत शार्पन करता है। तो ये तो मैं चाहूँगा कि अगर मैं बार काउंसिल में जब आऊँ तो हम इस तरीके की ट्रेनिंग्स को एक मंथली फीचर या वीकली फीचर या जैसा भी क्वार्टरली फीचर के रूप में रखें, और उसमें हम लॉयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कराएं। कॉलेज के इंटर्न्स हैं उनको पार्टिसिपेट कराएं, तो उसमें कैसे कॉलेजेस के साथ कोलैबोरेशन हो। हुँ। और ये सब इनफैक्ट हमारे मैनिफेस्टो का भी पार्ट है कि किस तरीके से यंग जो जनरेशन्स हैं उसको जो एक पहले की जो हम पढ़ाई करते हैं, जो एक अलग ढांचे में पढ़ाई जाती है, अलग तरीके से पढ़ाई जाती है, और जो कोर्ट क्राफ्ट है, जो कोर्ट की प्रैक्टिस है, उसका तरीका अलग है। उन दोनों के बीच में कैसे कन्वर्जेंस एस्टैब्लिश किया जा सके, उसको ज़रूर करना चाहूँगा। सर, यहाँ से मेरा एक क्वेश्चन आता है कि तब आपने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, कोर्ट में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एविडेंस होते हैं। आप फाइल को किस टाइप से पढ़ते थे, उसको प्रेजेंट कैसे करते थे? अपने इंटर्न को आपने कैसे पढ़ाया? डॉक्यूमेंट्स बहुत बल्की होते हैं, यस। लेकिन जब आप फाइल को पढ़ते हो तो सबसे पहले आप अपना डिफेंस देखते हो, यस। और ये देखते हो कि सामने वाले का क्या एलिगेशन है, उसके बेस पे ही आप अपना डिफेंस तैयार करते हो। हाँ जी। तो जैसे जैसे आप तैयार करते जाते हो आपको पता चल जाता है कि कौन सा एविडेंस हुँ। आपके फेवर में है, कौन सा आपके अगेंस्ट में है। फिर आप उसी तरीके से डॉक्यूमेंट्स को भी अपने मार्क कर लेते हो, और मैं तो ब्रेल में नोट्स भी बना लेता हूँ कि जब मुझे रेफ़र करना हो तो मैं उन डॉक्यूमेंट्स को रेफ़र कर सकूँ। हुँ। इनफैक्ट एक बार एक कोर्ट में मैं जब क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहा था, हाँ तो जी। करीब 3-3.5 घंटे का क्रॉस चला, और उस बीच में जज साहब ने रोक के मुझसे पूछा कि वकील साहब, आपके आंख में प्रॉब्लम है या फिर कोई वैसे ही शो ऑफ के लिए चश्मा लगाया हुआ है? तो मतलब 3-3.5 घंटे तक उनको ये नहीं पता चला कि विजुअल डिसेबिलिटी है। सर, ये किस कोर्ट की बात है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये कौन-सा कोर्ट है? विच कोर्ट? ये कोर्ट की बात है, अब मैं जज साहब का नाम नहीं लूँगा, ओके। लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ही बात है क्योंकि क्रॉस तो नहीं, डिस्ट्रिक्ट नहीं, में ही। नहीं, मैंने पूछा कि डिस्ट्रिक्ट कौन-सा है? ये 30 हज़ारी में हुआ था, और ये बहुत पहले की बात है, करीब 13-14 शायद, ओके। बहुत पहले की बात है। ओके। तो जो आपको जब आप तैयारी कर लेते हो ना, तो आपको काफ़ी हद तक तो डॉक्यूमेंट्स याद रहते हैं, और मैं तो नोट्स भी ब्रेल में रखता हूँ कि अगर रेफ़र करना हो तो मैं उनसे रेफ़र कर सकूँ। तो उसी तरीके से जब मैं लोगों को ट्रेनिंग भी देता हूँ हुँ। तो उनको यही बोलता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्स को कैसे याद रखना है, ये आपको
पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है, मुझे मतलब ये मेरी फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं है, कि मैंने सुना है कि हमारे सीनियर एडवोकेट थे शांति भूषण जी, जो अब नहीं रहे, हाँ जी। तो उनके टाइम पे लेट शांति भूषण जी के बारे में मैंने ये सुना है कि जब वो अपने कोर्ट्स में जाते थे तो केवल जजमेंट्स की बुक्स वगैरह लेके जाते थे और फाइल वो नहीं देखते थे, बिना फाइल के आर्ग्यूमेंट करते थे। तो ऐसा जब, क्यों? क्योंकि उनको फाइल याद रहती थी, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी वही आर्ट डेवलप करूं, और उसी तरीके से मैंने कोशिश की है। हालांकि मैं बेल में फिर भी नोट्स रख लेके जाता हूँ। आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी प्रैक्टिस की है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे हो। ये आपका सफ़र कैसा रहा? आपने क्या डिफरेंस देखा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या-क्या डिफरेंस रहता है? अगर किसी यंग लॉयर को सुप्रीम कोर्ट जाना हो तो उसको क्या-क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, इसमें क्या होता है, जब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर रहे होते हो तो आप एक यंग लॉयर होते हो, यस। और उस समय आपको सिर्फ लॉ की नॉलेज होती है, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन कितना इफेक्टिवली करना है, उसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। जब आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो तो वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस भी काम आता है, एविडेंस को कैसे अप्रिशिएट करना है उसको समझ पाते हो, और आपको आर्ग्यूमेंट्स को कितना एक्सपैंड करना है उसको जानते हो, कि कितना जो कोर्ट सुनना चाहती है नहीं चाहती। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप बहुत यंग होते हो, जोश में होते हो, आर्ग्यूमेंट करते हो, और आपको लगता है कि मुझे सब पता है तो मैं कर लूँगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आते आते आपका एक्सपीरियंस और लॉ दोनों का जो कॉम्बिनेशन हो जाता है, वो वैसा हो जाता है जैसे कि एक कहते हैं ना कि जब खाना बनता है तो उसमें तड़का लग जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करने में आपका वो मज़ा होता है। सर आजकल ना कुछ रील्स वायरल हो रखी हैं, उसमें क्या होता है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस होते हैं वो जूनियर एडवोकेट को डांट देते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखो, तबकि मेरे अकॉर्डिंग उनको इफ़ कोई यंग लॉयर आया है उसको प्यार से समझाना चाहिए, टाइम देना चाहिए। अदरवाइज़ इफ़ वो डाँटते हैं तो वो मोटिवेशन उनका डाउन हो जाता है, वो एडवोकेसी ही छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखो, एडवोकेट का मतलब वो होता है जो स्ट्रगल करना सीखे। हाँ जी। अब तो फिर भी फर्म्स आ गई, कंपनीज आ गई, तो लोगों को पहले पैसे मिलते हैं। नहीं तो पहले के टाइम में तो ये बोला जाता था कि फर्स्ट स्टेज में ना आपके पास काम होता है और ना पैसा होता है। सेकेंड स्टेज में आपके पास केवल काम होता है, फिर भी पैसा नहीं होता है। थर्ड स्टेज में आपके पास काम भी होता है और पैसा भी होता है, और फोर्थ स्टेज में आपके पास केवल पैसा होता है और काम नहीं होता है। जब उसमें बड़े बड़े जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, कुछ एक हैं, जैसे अभी के टाइम पे कपिल सिब्बल साहब हो सकते हाँ हैं, जी। पहले राम जेठमलानी जी, इस तरीके के लोग जो बड़े गिने चुने लोग हैं, वो हो सकते हैं फोर्थ स्टेज में। लेकिन फोर्थ स्टेज हम लोगों की, सब लोगों की आए, ये ज़रूरी नहीं है। जहाँ तक बात रही कि जज साहब डांट देते हैं, तो उस डांटने को आपको बहुत पॉजिटिवली लेना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि जज साहब की कोई आपसे पर्सनल ग्रज है। ना उनकी आपसे पर्सनल ग्रज है, ना आपकी उनसे होनी चाहिए। जो उस समय मैटर में चल रहा है, उस समय जैसा रिएक्शन होता है वो रिएक्ट करते हैं। आपको उसको ऐसे लेना चाहिए कि अगर उन्होंने मुझे डांटा तो अब मैं उनको कैसे ये बता सकूं कि ठीक है, आपकी ये भी बात सही है कि आप डांट रहे हो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं, ये ऐसा है। आपको परसुएसिव एबिलिटी डेवलप करने की ज़रूरत है। आपको हार मान के वकालत छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और आपको ये सोचना चाहिए कि जजेस आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, तो वो भी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, लेकिन उनका कोई आपसे पर्सनल ग्रज नहीं, किसी का कोई पर्सनल वेंडेटा नहीं है। तो आप उसको अदरवाइज लेते ही क्यों हो? ठीक है, आज का मेरा दिन खराब था, आज कल का मेरा दिन अच्छा होगा, आप उस तरीके से सोचो, प्रैक्टिस करो, प्रिपरेशन करो, और अपना आगे बढ़ते रहो। सर आपकी इस सेंटेंस से मुझे याद आया से जुड़े हुए थे मानव अधिकार से, तब आप इस समय जुड़े हुए थे तो आपको किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? जब मैं मानवाधिकार HRLN से, ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क से जुड़ा था, यस। तो हमारे लिए ऐसी कोई चुनौती तो नहीं होती थी, लेकिन हम जनरली जो केसेस लेते थे वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लेते थे, जैसे पर्सन विद डिसेबिलिटी, हाँ जी। पर्सन विद HIV, जो प्रिजनर्स होते थे, या विमेन होती थी। तो उसमें वहाँ पे कई बार होता था कि एक तरफ जो लॉयर्स हैं वो वेल इक्विप्ड हैं, उनके पास बुक्स हैं, रिसर्च करने का साधन है। हालांकि हमारे पास भी ऐसा नहीं कि कमी थी कोई, हम लोग भी चीज़ें डेवलप करते थे, हमारे पास भी सब कुछ था, कंप्यूटर्स वगैरह। तो चुनौती क्या होती थी कि हमें उनको जब वो आते थे तो वो बहुत घबराए होते थे, कोर्ट तो जाना चाहते थे, घबराए होते थे।
तो उनको एक तरह से काउंसलिंग देनी होती थी कि आपको कोर्ट में जाना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए, और वो बहुत स्ट्रांग हो जाते थे। तो मुझे जो HRLN में काम करने का सबसे बड़ा एडवांटेज समझ आया, वो ये समझ आया कि हम उस ह्यूमन राइट्स में काम करने के बाद मुझे ये हमने लोगों को मैसेज दिया कि किसी भी कोर्ट में जाने के लिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए आपको लाखों करोड़ों इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अच्छे वकील को पहचानने की ज़रूरत है और सही समय पर वकील तक पहुंचने की ज़रूरत है। आप कम पैसे में भी सुप्रीम कोर्ट तक जाके अपना केस करवा सकते हो और आराम से जीत सकते हो। सर, आप पैनल पर हैं दिल्ली गवर्नमेंट के। आप ये बताइए कि तब आप दिल्ली गवर्नमेंट के पैनल पर और आप गवर्नमेंट की साइड से केस लड़ रहे होते तो आप पे किस टाइप का प्रेशर रहता है? नहीं, अब नहीं हूँ मैं दिल्ली गवर्नमेंट के पैनल में। मैं 2016 से 19 था या 17 से 20 में, एग्जैक्ट याद नहीं है सॉरी। टाइम पीरियड। तो उस टाइम पे था। लेकिन उसमें जब आप केस करते हो तो केस तो आपका वैसा ही होता है जैसे आप आज इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहे हो, कल सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हो। उसमें सरकार की फाइल होती है। गवर्नमेंट का कोई प्रेशर? गवर्नमेंट का एज सच प्रेशर नहीं होता है, लेकिन जो अगर आप ये कह सकते हो कि जैसे केसेस जब मार्क हो रहे हैं तो किसी वकील को कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, किसी वकील को कुछ कम हो सकते हैं, किसी वकील को कुछ हाई स्टेक वाले केसेस मार्क हो सकते हैं, किसी को लो स्टेक वाले, लेकिन एज सच कोई प्रेशर नहीं होता है। और वकील वही है जो प्रेशर में भी काम करना सीखे और अपना रास्ता बनाना सीखे। मैंने आपको शुरू से बोला है और अभी भी बोल रहा हूँ कि वो जो स्ट्रगल वाला जो आपकी फीलिंग है, वो अगर आपकी कंटिन्यू रहेगी तो यू आर मेंट टू बी एन एडवोकेट। अदरवाइज you should look for some other job which is either sitting job or any other job where you feel comfortable. सर, एक केस था पंकज सिन्हा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया था 2018। आप इसको बता पाओगे हमारी देखो, फैमिली ये को? केस बहुत पर्सनली भी मैं इसको बहुत फील करता हूँ कि ये एक ऐसा इशू है जिस पे काम बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन ये हुआ नहीं। ये केस हमने शायद 2014 में फाइल किया था। ये केस था लेप्रेसी अफेक्टेड लोगों के लिए, जो कुष्ठ रोगी लोग होते हैं। Yes. उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं होती है, उनको उनके घरों से निकाल दिया जाता है, उनकी सेपरेट कॉलोनीज होती है, उनके अपने परिवार वाले उनको नहीं मिलना चाहते हैं। और उस समय अगर कोई उनको हॉस्पिटल में जाना है तो हॉस्पिटल में फैसिलिटी नहीं मिलेगी। उनको चप्पलें उनके नहीं होती हैं, चप्पल जूते, क्योंकि उनके पैरों में कई बार अंगूठे गल जाते हैं, कई बार कोई उंगली गल जाती है, किसी के हाथ में कोई प्रॉब्लम होती है। मतलब लेप्रेसी से बहुत सारी डिसेबिलिटी भी हो जाती है। तो उसके टाइम पे ये केस किया था कि हर एक कॉलोनीज में जहाँ इस तरीके के लोग रह रहे हैं वहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटीज दी जाए, चाहे आप लेप्रेसी अफेक्टेड लोगों को ही वहाँ पे हायर करो या आप कैसे भी मैकेनिज्म निकालो, वहीं उनको किसी भी हॉस्पिटल में मना नहीं किया जाए अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो, और उनको चप्पलों की सुविधा दी जाए। इससे इनफैक्ट 14 पॉइंट्स उसमें ऑर्डर पास हुआ था, अगर कभी वो जजमेंट देख सकें लोग तो लेप्रेसी अफेक्टेड लोगों के लिए फैसिलिटीज़ दिलाने के लिए वो केस किया था। और फॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने बहुत फेवरेबल जजमेंट पास किया और आज पूरे देश में उसी के बेस पे NGOs काम कर रही हैं और उनके इंटाइटलमेंट्स को इंश्योर करने का वो जो काम है वो करती रही हैं। आपने एक बुक एडिट की थी जिसका नेम इंडियन लॉ प्रोटेक्टिव चिल्ड्रन है। बच्चों के अगेंस्ट इतने सारे क्राइम हो रहे हैं, पोक्सो एक्ट आने के बाद क्या आपको लगता है कि और कोई एक्ट बनाने की नीड नहीं है? देखो, मेरा ऐसा मानना है, जब मैंने इंडियन लॉज प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन एडिट की थी, 2009-10 की बात है ये, तो वो उसमें हमने जुवेनाइल के लिए जो भी प्रोविजंस थे, चाइल्ड लेबर पे जो भी था, उसमें उन प्रोविजंस के बारे में लिखा था और कुछ एक्सपर्ट्स ने आर्टिकल्स लिखे थे उसमें। उसके बाद 2012 में पोक्सो आया और आप बोल रहे हैं कि पोक्सो से भी शायद अभी भी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। मैं कहता हूँ कि लॉज ज़्यादा लाने की शायद उतनी ज़रूरत नहीं है। जो लॉज हैं उनका सही इम्प्लीमेंटेशन हो, और जब आप सही इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो हर एक की अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होनी चाहिए, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो जज हो, किसी की भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद लॉज का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो पाएगा। लेकिन जो पोक्सो है
या कोई और एक्ट है, इनमें जो प्रोविजंस आए हैं ठीक है, थोड़े वो आपको ऐसा लग सकता है कि रिग्रेस उसमें पनिशमेंट्स हैं, यस। लेकिन अगर आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन और अपना इंडियन पीनल कोड भी देखोगे और उसमें भी अगर इन चीज़ों को आप सही से इन्वोक कर पाते सेक्शंस को, तो उसमें भी लोगों को पनिशमेंट्स हो सकती थी। लेकिन अच्छा है कि जितने लॉज आ रहे हैं, लेकिन लॉज का आना सफिशिएंट नहीं है। एक तो उसका इम्प्लीमेंटेशन, दूसरा लोगों का अवेयरनेस, और मैं सही कहूं कि एम्पावरमेंट जब तक सबका नहीं होगा लॉ को लेकर के, हाँ जी। और अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी जहां पे किसी की गलती है, तो कभी भी आप कितने भी लॉ ले आओ उससे आपका पर्पस सॉल्व नहीं हो पाएगा। जैसे लॉ जब आप पढ़ते हो तो उसमें कहते हैं कि लॉ की ऑब्जेक्टिव पढ़ो कि लॉ क्यों लाया गया है, तो उसी तरीके से लॉ का एक जब आप लॉ लाते हो तो हर लॉ का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि एक हार्मोनी इस्टेब्लिश करना सोसाइटी में, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करना, इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि बैलेंस हो, शांति हो, ये सब हो। अब उन सब के लिए आपको क्या चाहिए? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ की ज़रूरत है। सर आजकल इतने सारे लॉ का मिस यूज हो रहा है, लाइक पोक्सो एक्ट, जे एक्ट। आजकल इतने सारे बच्चे क्राइम कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि पनिशमेंट कम है, हम जेल से जल्दी आ जाएंगे, इसलिए मर्डर वगैरह वो कर रहे हैं। पोक्सो एक्ट, अगर कहीं पे लड़ाई होती है तो पोक्सो एक्ट लग जाता है, मिस यूज हो रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे हिसाब से देखो, यूज़ मिसयूज़ ये सब, जब भी कोई चीज़ होती है, चाहे आपके पास खाना है, हाँ जी। खाना आप ज़्यादा खा लोगे तो प्रॉब्लम करता है, नहीं खाओगे तो भी प्रॉब्लम करता है, और खाओगे तो आप ठीक रहते हो अगर आप अप्रोप्रिएट क्वांटिटी लेते हो तो उसी तरीके से लॉ है। लॉ आया है, अब उसको लोग कैसे यूज कर रहे हैं, इसलिए मैंने बोला था अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जो लोग परफेक्ट। इन बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं इन कामों के लिए, जो ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हैं, हाँ जी। उन लोगों को क्यों नहीं फंसाया जाता? बच्चों को तो ठीक है, उन लोगों को पकड़िए, आपको गिरोह का पता होगा, आपको कई चीजों, इन्हीं के लिए हाँ तो जी। पुलिस है। हाँ जी। तो जब तक आप ये नहीं करोगे और आप बोलोगे कि किसी चीज का मिसयूज हो रहा है, तो मुझे लगता है शायद हम किसी भी एक्सट्रीम साइड में जाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। जैसे E.H. कार ने एक हिस्ट्री में एक किताब लिखी है, व्हाट इज हिस्ट्री, तो उसमें लिखा है कि आप अगर सोचोगे कि मैं ये ऐसा ना करूं और लगातार एक्सट्रीम में चले जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और उसने दूध का एग्जाम्पल दिया है कि दूध को बॉईल करना तो जरूरी है, हाँ जी। लेकिन जब ज्यादा बॉईल हो जाता है दूध भी बाहर आ जाता है उबलते उबलते। तो इसीलिए मिसयूज की कोई बात नहीं है, कुछ मिसयूज नहीं हो रहा है। नहीं, अभी आपने बोला कि पुलिस इसीलिए है, तो आप ये बोलना चाहते हो कि इफ 1% भी लॉ का मिस यूज होता है वो पुलिस की वजह से होता है? नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि लोगों की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि अच्छे लॉज नहीं बनने चाहिए ओके। केवल ये कह के कि किसी चीज का मिसयूज हो रहा है। अब खाना है तो आप तो बोलोगे फिर तो कल को खाना भी नहीं होना चाहिए, यस। क्योंकि ज्यादा खा लोगे तो आपको ओवर ईटिंग से प्रॉब्लम्स होती हैं। हाँ जी। तो इसलिए लॉ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इम्प्लीमेंटेशन की। मैंने क्या बोला, वो इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है कि मिसयूज कैसे हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन में कहीं फॉल्ट होगी, अदरवाइज वो सही डायरेक्ट लोग इनडायरेक्ट पुलिस पे आती है ना। अदरवाइज वो सही लोग पकड़े जाएंगे। हाँ जी। सर आप यंग लॉयर को कोई एडवाइस करना चाहेंगे? यंग लॉयर्स के लिए मेरा एक ही मैसेज होगा कि उनको स्ट्रगल के लिए तैयार होना चाहिए, अपराइट होना चाहिए। और अभी जैसे वो बहुत चीज़ें देखेंगे, क्योंकि इस इलेक्शन में अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे मिसमें मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ, सॉरी मैं बार बार इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहीं पे वो जो असली जो चीज़ें हैं वो देखते हैं कि उनको पार्टिसिपेट करने के लिए किस तरीके की अलाउमेंट और कई चीज़ें होंगी, तो उनसे वो बचें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो फैसिलिटीज़ मिल रही उसको एंजॉय ना करें, लेकिन जब डिसीजन लेना हो तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने और अपराइट हों, डिसीजन मेकर खुद बने और सही आदमी को वोट दें, नए लोगों को लाएं। क्योंकि इतने सालों में अगर कुछ नहीं हुआ तो उन लोगों को लाके कोई फायदा नहीं जिनको आप लेके आए थे। नयों को लाके कम से कम चांस दे के तो ये देख सकते हो, और नहीं तो उनको भी, नए जो आएंगे नए, उनको भी ये डर रहेगा कल उनको भी हटा दोगे। और जो यंग जनरेशन आती रहेगी उनको भी लगेगा कि जैसे पहले यंग लोगों ने काम किया था वैसे ही हमें भी करना चाहिए। तो वो भी युवा शक्ति को पहचानेंगे और आप भी युवा शक्ति को पहचानो। सर यंग लॉयर्स होते हैं, उनको इकोनॉमी बहुत प्रॉब्लम्स होती है, वो अच्छी हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट नहीं करा पाते, बार उनको पे नहीं करती है, इसके लिए आप क्या करोगे?
हाँ, तो जो मेरा 5th हेड था उसमें ये आ जाएगा, कवर हो जाएगा। रीडिफाइनिंग एडवोकेसी फॉर अ न्यू एरा। उसमें हमने ये सारी फैसिलिटीज़ रखी है कि उसमें हम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स रखेंगे, जिसमें जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग-अलग होगा एक-एक, और उसमें उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट्स होंगी लॉयर्स को और उनकी फैमिलीज़ को, और उसी तरीके से एडवांस्ड मेडिकल फैसिलिटीज़ होगी। जो मैटरनिटी बेनिफिट्स भी रखी है जिसके लिए उनको फाइनेंशियल बेनिफिट्स दिया जाएगा, क्योंकि छुट्टी वगैरह का तो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन फाइनेंशियल बेनिफिट्स का प्रोविज़न रखा है। और जो तो इस तरीके की मेडिकल बेनिफिट्स हैं, और भी बहुत सारी उसमें चीज़ें मैंने रखी हैं। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं एक और लाइन बोल दूँ फिर कि बोलिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमने ये रखी है कि जो इलेक्शंस 8-8 साल में होते हैं, हुँ, वो ना हो के हम जो टाइम पीरियड में इलेक्शन को रिकमेंड करें, और टाइम पीरियड में आफ्टर 5 इयर्स इलेक्शन हो सके, इसका भी प्रोविज़न रखा है। और इसलिए मैं सबको चाहूँगा आपके इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से कि एक बार वो ज़रूर पढ़ें। और मैंने हर कोर्ट में लगभग हर वकील साहब को मिल के ये मैनिफेस्टो दिया है। अब पता नहीं कितने लोग उसको पढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ, सबने इसको अप्रिशिएट किया है कि आप पहले आदमी हो जो मिलने आए हो, और आप पहले आदमी हो जिसने कोई इस तरीके का प्लान हमें दिया है। सर अब हम रैपिड फायर खेलते हैं। आपको सिर्फ 10 सेकंड में आंसर करना है, ओके? रेडी? एक ऐसी चीज़ जो कोर्ट रूम में होनी ही चाहिए। साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर, जैसा मैंने मैनिफेस्टो में डाला है। यंग लॉयर जो सोशल लिटिगेशन में आना चाहते हैं, उनके लिए आपके पास क्या गोल्डन चांस है? 24/7 इंटरनेट फैसिलिटीज़ विद ऑल ऑफिस फैसिलिटीज़। आप लॉयर नहीं होते तो क्या होते? शायद प्रोफेसर होता। एक वर्ड में यंग लॉयर को एडवाइस, 1 वर्ड। अपराइट। ग्रेट। पंकज सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर आए, आपने बताया कि आपका सफ़र कितना मुश्किल भरा रहा, लेकिन तब भी आप सफ़र से हारे नहीं, आपने उसको जीत के दिखाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी एक नए वकील के साथ। उनकी बातें जानेंगे और हम उनका सफ़र जानेंगे, जिससे कि हमें हिम्मत मिले कि हम अपनी एडवोकेसी को आगे कैसे बढ़ाएं।